गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। क्या आप कहीं भी पीआरटी की परीक्षा दे रहे हों, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, ये वीडियो आपके बड़े काम की है और बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। इसमें हमने क्या किया है कि सारे स्तर के विगत वर्ष के प्रश्नों को एक जगह किया है और उसका डिटेल एनालिसिस दे रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाकर लाइक पे बटन दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल की सारी सूचनाएं और सारी गतिविधियों की जानकारी घर बैठे मिलती रहेगी। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं इस क्लास को। तो क्लास पेडागोगी पे है और एक सीरीज चल रहा है, उस सीरीज के तहत ये तीसरा क्लास है। अब इसका पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार अधिगम लर्निंग अपने स्वभाव में डैश और डैश होता है। कैसा होता है लर्निंग? बाय नेचर लर्निंग का क्या नेचर है? तो इसके ऑप्शंस, पहला है इनएक्टिव सिंपल, निष्क्रिय सरल, सक्रिय एक्टिव एंड सोशल, तीसरा है निष्क्रिय सामाजिक, चौथा सक्रिय सरल। तो सक्रिय होता है, बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन है इसमें, और सोशल होता है लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़। आपको जान के प्रसन्नता होगी कि नई शिक्षा नीति में दो चीज़ों पे बहुत बल दिया गया है। एक है कि प्रत्येक बच्चे के अंदर पर्यावरण के प्रति, अपने वातावरण के प्रति जागरूकता और स्वच्छता, ये दो चीज़ों पे बहुत जोर है। तो कहता है कि कौन सा है? तो नेशनल एनसीएफ भी कहा था, तो क्या है? तो सारे उत्तरों को टटोलते हैं हम। पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, इन्वायरमेंटल इशू के बारे में अवेयरनेस जनरेशन टुवार्ड्स इन्वायरमेंटल इशूज़, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाना, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, और समझने के लिए बच्चों को प्रशिक्षित करना। विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। अब इसका उत्तर विकल्पों में दिया हुआ है, ग्रुप में दिया हुआ है, तो इसके तीनों के तीनों बातें सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा चौथा। इसका उत्तर होगा फोर्थ वन, चौथा इसका उत्तर होगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति का काम है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का काम है? अच्छा, एक और जरूरी घोषणा कर दूं, अगर किसी भी गुरुवर को ये वीडियो का ये पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, हमारे ऑफिस में संपर्क करें, ये भी निःशुल्क उनको दिया जाएगा। तो इस स्टडी मटेरियल को आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो माता पिता को अपने बच्चों को दंडित करने के लिए प्रोत्साहित करना। बात चल रही है स्कूल एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, अनुदान की उपयोगिता की निगरानी करना, स्कूल के कार्य की निगरानी करना, स्कूल विकास योजना तैयार करना। तो अनुसार नहीं है, तो एसएमसी का काम है कि स्कूल कैसे चल रहा है, अनुदान जो है वो कैसे हो रहा है, और स्कूल का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैसे बन रहा है। ये तीन बात सही है। माता पिता से दंडित करने से या के लिए प्रोत्साहित करने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि मना है दंड इसमें, इसलिए ये ऑड मैन आउट हो गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2000 में अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? व्यवहारवाद से, रचनावाद से, कंस्ट्रक्टिविज्म, संज्ञात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी, और ह्यूमैनिटिज्म, मानवतावाद। तो इसका आंसर होगा रचनावाद से ये अपनी समझ को प्राप्त की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास का सही क्रम है? उद्देश्य का मूल्यांकन, उद्देश्यों का गठन, शिक्षण अधिगम, अनुभवों को लागू करना, शिक्षण सीखने के अनुभव का चयन। तो पहले तो मूल्यांकन नहीं होगा, वो तो लास्ट की चीज़ है। तो एक को अगर हम लास्ट में ले जाते हैं तो देखते हैं दो ऑप्शंस के बीच लड़ाई हो रही है। अब चलिए, उद्देश्य का गठन, तो पहले एम एंड एम्बिशन ऑब्जेक्टिविटी तय होगा,
तो 2 है, अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हो रही। उसके बाद है शिक्षण अधिगम अनुभवों को लागू करना, और शिक्षण सीखने का अनुभव, तो पहले सीखने का अनुभव को सिलेक्शन करेंगे तब वो काम करेंगे। तो पहले 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 निकल गया बड़ा आराम से। आधुनिक शिक्षा डैश अंतःक्रिया का विकास कर रहा है और अधिक से अधिक सिद्धांतों और तथ्यों को प्रस्तुत करता है। अब इसके आंसर को देखेंगे कि अंतःक्रिया इंटरैक्शंस को डेवलप करता है, बिल्कुल बात सही है। अधिक से अधिक सिद्धांतों और तथ्यों को प्रस्तुत करता है, तो थ्योरी एंड फैक्ट्स को प्रस्तुत करता है, इसलिए दोनों सही होगा। तो इसका उत्तर 3 नंबर 1 और दोनों सही हुआ। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पे इतिहास पढ़ाने के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उच्च प्राथमिक स्तर में इतिहास को भारत में विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इतिहास क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट फोकस्ड। उच्च प्राथमिक स्तर पे इतिहास भारत के विभिन्न हिस्सों के विकास के साथ विश्व के अन्य हिस्सों के विकास के कार्यक्रम की खोज पर ध्यान देना। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास केवल भारत के विभिन्न हिस्सों में विकास को ध्यान रखना। तो विकास इतिहास का काम नहीं है, डेवलपमेंटल स्टडीज़ की बात हो गई, और यहाँ दोनों में बहुत विकास है, तो ये दोनों उत्तर खारिज होता है। 2 नंबर बचता है, इस पर फिर से सोचते हैं। उच्च प्राथमिक इतिहास भारत के विभिन्न हिस्सों में विकास के साथ विश्व के अन्य हिस्सों के विकास कार्यक्रम की खोज करना, दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करना, तब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पता चलता है कि कोई चीज़ कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ है, और विश्व की तुलना में, विश्व इतिहास की तुलना में, विकास के इतिहास की तुलना में हम कहाँ हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी की बात हो गई। उसके निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं? तो सबसे बड़ा बाधा क्या है? तो शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, बिल्कुल है। जेंडर अनइक्वलिटी, जेंडर असमानता, बिल्कुल है। और सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली, ये इंडिया में नहीं है, हालांकि इसकी बात कोठारी आयोग से ही की जा रही है, लेकिन ये नहीं है बन पाया, चूँकि आप देखते हैं कि निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप शिक्षा में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर, ये भी बात सही है कि स्टैंडर्ड अलग अलग है। तो ये तीनों बातें जो हैं वो प्रमुख बाधाएं हैं। तो ये तीनों ए बी डी हमारा आंसर 3 सही हुआ। नेक्स्ट, व्यक्तिगत शिक्षा आयोग IIP निम्न से किस पर विचार पे आधारित है? शिक्षार्थियों की वर्तमान विशेषताएं, प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, सरकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग, योग्यता, धारिता, समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण। तो ये प्राप्त किए गए व्यक्तिगत लक्ष्य, ये PIP योजना का कोई इससे लेना देना नहीं है। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन प्रारंभ की है, मिड डे मील जिसको कहते हैं। कौन सा अभिप्रेरणात्मक मोटिवेशनल थ्योरी इस योजना का समर्थन करती है? तो पहला संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, ह्यूमैनिटिक और व्यवहारीवादी, बिहेवियरल और सोशल एंड कल्चरल। तो बिहेवियरल की भाई बच्चों को कोई ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चे भोजन करके आए, समय पे करके आए, तो एक व्यवहारिक परेशानी हो रही थी जिसको ये दूर कर रहा है। शैक्षिक सुधारों को प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड और संकुल संदर्भ में केंद्रों की भागीदारी बनेगी। खंड और संकुल समझते हैं कि क्लस्टर की जो बात 1986 नई शिक्षा नीति में की गई थी, स्थानीय संदर्भ में व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापक के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री हो। तो सब बात है कि जब खंड और संकुल में केंद्रों की भागीदारी बढ़े, आपस में एक दूसरे को मदद करे, स्थानीय संदर्भ में व्यक्ति उपलब्ध होना चाहिए जिसको रिसोर्स पर्सन कहते हैं, और अध्यापक के पास रिसोर्स और रिलेवेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल होनी चाहिए। तो इसका उत्तर ABC चौथा न होगा। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो निपा की स्थापना 1961 में की गई थी।
NCERT, ये NCERT है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालय में। ये बात खत्म हो गई। चूँकि ये बात कब थी, जब हम समावेशी शिक्षा की बात नहीं करते थे। जिस शिक्षा की बात नई शिक्षा नीति 1986 में की गई और बहुत ज़ोर शोर से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में इस बात को उठाया गया और तब से बहुत स्ट्रिक्टली ये पालन होने लगा। तो घर घर पर माता ये नहीं चलेगा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था, यही इसका उत्तर है। इंक्लूसिव एजुकेशन, शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। चूँकि ये मानना है, फिलॉसफी है कि बच्चों की आवश्यकता, बच्चे कोई भी हो, विशेष वर्ग के हों, मूक बधिर हों, अंध हों, पूरा नहीं देख पा रहे हों, पैर में दिक्कत हो, कहीं कोई प्रॉब्लम, जीना समाज में है तो सबको समाज के साथ चलना और उनके अंदर किसी भी ढंग की अलग की भावनाहीन भावना जिसको कह सकते हैं ना हो। इसलिए पूरे दुनिया में समावेशी शिक्षा की वकालत की गई और चल रही है, भारत में भी चल रही है। नेक्स्ट, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषता है? उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास, स्थितियों के माने संकल्पनाओं को परिचय दिया जा सकता है। केवल हल किए गए अभ्यास कुछ शामिल किया जा सकता है, उन्हें मोटी भारी होना आवश्यक है। तो उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की तो प्रैक्टिस, चूँकि यहाँ पे डिलिबरेट प्रैक्टिस थ्योरी पे क्वेश्चन, एंडरसन की थ्योरी पे है, तो उन्हें कठोर अभ्यास करने के बहुत सारे प्रैक्टिसेस कराया जाए। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जाए, जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको सिचुएशन के हिसाब से उनसे परिचित कराया जाए। ये दोनों इसके आंसर हैं, ए और बी, 2 नंबर इसके आंसर होंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2000 अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? अधिनायकवादी, डिक्टेरियल, नहीं भाई डिक्टेटर नहीं है, अनुमति परक, बहुत ही पोलाइट, सुविधादाता, फैसिलिटेटर और सत्तावादी नहीं, वो फैसिलिटेटर है, सुविधावादी है, सुविधादाता है। इसका आंसर 3। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति प्रारंभ पूर्ण सुनिश्चित करेगी। नहीं भाई, शिक्षा कॉन्करेंट समवर्ती सूची में है, इसलिए केवल केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। शायद इससे आगे हमको आंसर देखने की भी ज़रूरत नहीं है, चूँकि कॉन्करेंट लिस्ट की बात आ गई। उचित सरकार, जो वहाँ की सरकार है, वो इन सारी चीज़ों को की पूर्ति करेगी, जिससे अनिवार्य होगा। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए इससे कोई मतलब नहीं। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से नहीं, कोई अनिवार्य का मतलब है कि बच्चे की दाखिला सुनिश्चित हो, जो भी कंसर्निंग गवर्नमेंट है उसका अटेंडेंस सुनिश्चित हो, और प्रारंभिक शिक्षा में एलिमेंट्री एजुकेशन में 8वीं तक की पूर्णता सुनिश्चित की जाए कि ड्रॉप आउट ना हो। शिक्षा का अधिकार क्रियान्वयन के बाद कक्षा अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। तो इसका आंसर होगा, पहला नहीं होगा, अप्रभावित है, क्योंकि औसत आयु प्रभावित नहीं करता। ये कर सकता है, इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी है। लिंग के अनुसार अधिक समाजी, ऐसा अभी भी नहीं जेंडर इक्वलिटी हुई है। आयु के अनुसार अधिक समय, हाँ, एज ग्रुप की अधिक इक्वलिटी है, इसलिए इसका आंसर 3 होगा। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में किस विचारक द्वारा किया गया? एरिक एरिक्सन, जो डेलिबरेट थ्योरी जिसका भी मैंने बताया, प्रैक्टिस करने के बाद BF स्किनर, नहीं लेना देना है। चार्ल्स डार्विन, कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये बायोलॉजिस्ट थे, ये एजुकेशन फिलोसफर हैं। और चौथा फिलोसफर ऑल टाइम ग्रेट जॉन डीवी है, तो इसका आंसर जॉन डीवी होगा कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया, जिसको हम चाइल्ड सेंट्रिक बोलते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में भी इस पे बल है। नेक्स्ट, पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पे बच्चों को अपनी आवाज़ों पाने, कार्य करने की, अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने, अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएगा।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए, इस बैकग्राउंड में क्या होनी चाहिए। तो बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना, बच्चों को अनुभव को निरस्त कर पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करना, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी उसका उत्तर लिखे। नहीं, क्या है कि बच्चों को अपनी आवाज़ पाने, कार्य करने, जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने, अनुभवों को बांटने, ज्ञान का साथ जोड़ने में सक्षम बनाएगा। मूलतः ये जॉन डीवी का संकल्पना है। डेमोक्रेसी का एस्टैब्लिशमेंट स्कूल में होना चाहिए, वन साइड गेम नहीं होना चाहिए। तो ये पहला है कि बच्चों को अपनी समझ, अपने ज्ञान, सारे चीज़ों का साझा करने का प्राप्त अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। तो इसको बनाई जाती है व्यक्तिगत शिक्षा का सीधा है कि बाल शिक्षा केंद्रित कार्यक्रम के अंदर संस्थागत योजना पर आधारित होनी चाहिए। लक्ष्य और आवश्यकता, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग कहाँ होना चाहिए, तो जो ज़रूरत जहाँ की है, नेसेसिटी और एम एम्बिशन क्या है, समय सारणी बिल्कुल नहीं, आवश्यकता नहीं, प्रशासन नहीं। तो इस प्रकार हमने 21 प्रश्नों को हल किया इस श्रृंखला में, और इसको देखिए, ये मुफ्त है। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और लाइक ज़रूर बनता है। जय हिंद।